Yeah. So I'm starting now with the very first question. ठीक है. As per Trade Union Act 1926, okay, any notification or change, any notification for change made in the rules of trade union to be sent and notified to registrar within how many days of that alteration. ठीक है. ये जो क्वेश्चन है वो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है. ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के समय भी बहुत सारे कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं. ठीक है. तो क्या होता है कि अगर कोई रूल है जो कि आपको चेंज करना है, ठीक है, एनी नोटिफिकेशन फॉर चेंजेस मेड इन द रूल ऑफ ट्रेड यूनियन to be sent and notified to registrar within how many days of that alteration. Suppose आपके ट्रेड यूनियन में कुछ ऐसा रूल है that जो 10% of the fund will go for education of children of worker. ठीक है, ऐसा रूल है और आप उसको चेंज करके 15% करना चाहते हो. आप चाहते हो कि जो आपका ट्रेड यूनियन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि रजिस्टर्ड है, उसमें एक रूल बने, रूल चेंज हो जाए कि जो 10% की जगह 12% ऑफ द वेलफेयर फंड विल गो फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लेबरर्स. ठीक है, तो आप उसको चेंज करेंगे तो आपको रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना पड़ेगा, तब जाकर के वो ऑफिशियली चेंज होगा. राइट. तो रजिस्ट्रार को कितने दिन पहले बताना पड़ता है? 15 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को. ठीक है. या वन सेकंड. Moving to next question, question number 2. Who is considered as a minor member in Trade Union Act 1926? Trade Union Act 1926 में minor member किसको consider किया जाता है? ठीक है. तो माइनर मेंबर हम अगर अब ये क्वेश्चन अगर आया हो एग्जाम में तो आपको बस एडोलेसेंट नहीं कंसीडर करना है, आपको क्या कंसीडर करना है? पॉइंट नंबर 3 भी. ठीक है, क्योंकि कोई एडोलेसेंट का डेफिनेशन क्या होता है? एडोलेसेंट वो पर्सन होता है जो कि 15 साल का एज अटेन कर चुका है. अ पर्सन हु हैज अटेन 15 years of age is adolescent. ठीक है. तो ऑल मेंबर्स हु आर एडोलेसेंट आर कंसीडर्ड एज माइनर मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है. माइनर मेंबर को भी, माइनर लोगों को भी जिनका एज 15 से 18 साल तक के बीच है, उनको भी ट्रेड यूनियन का मेंबर कंसीडर किया जाता है. एंड दे हैव ऑल राइट एज नॉर्मल मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको भूलना नहीं है. माइनर मेंबर्स के पास भी सारी राइट होती हैं एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन. ओके. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ आता ही है इस अमेंडमेंट से रिलेटेड. तो जो ट्रेड यूनियन एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था, कब? 2001 में. तो 2001 में ट्रेड यूनियन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था. ठीक है, और ये अमेंडमेंट से रिलेटेड पॉइंट है. तो कौन कौन से पॉइंट तो क्वेश्चन इज कि कौन कौन सा पॉइंट सही है. ठीक है, अमेंडमेंट इन द 2001 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट हैड द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो विच पॉइंट आर करेक्ट, विच पॉइंट आर नॉट, ये आपको बताना है. तो सबसे पहले मिनिमम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड एट 1 rupee फॉर रूरल वर्कर, 3 rupee फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड 12 rupees इन ऑल अदर केसेस. इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में. ठीक है, ये अमाउंट पूछा जाता है. तो जो मिनिमम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो है 1 rupee फॉर रूरल वर्कर, 3 rupee फॉर अनऑर्गेनाइज्ड एंड 12 rupees फॉर ऑल अदर केसेस. ये आपको याद रखना है. ठीक है. रिटायर्ड और रिट्रेंच ऑफिसर्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज आउटसाइडर्स. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है, आउटसाइडर्स, इससे भी क्वेश्चंस कई बार बना है यूजीसी नेट में. इनफैक्ट इस क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिससे दोबारा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. तो रिटायर्ड और रिट्रेंच कोई ऑफिसर है, ठीक है, तो उसको ट्रेड यूनियन में आउटसाइडर नहीं कंसिडर किया जाएगा. इफ दे आर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड दे आर रिटायर्ड, ठीक है, कोई ट्रेड यूनियन का मेंबर है या ट्रेड यूनियन का ऑफिसर है, तो वो अगर रिटायर्ड है, रिट्रेंच है, तो उसको भी हम आउटसाइडर कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है. यूनियंस आर ऑथराइज्ड टू सेट अप पॉलिटिकल फंड, बिल्कुल सही है. ठीक है, जो भी यूनियन है वो पॉलिटिकल फंड भी सेटअप करते हैं. फंड्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन विथ मिनिमम 7 वर्कर्स विथ और
विथ एट 10% और 100 मेंबर विच एवर इज लेस, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए मैं शुरू से बताती हूँ। जो अमेंडमेंट हुआ था 2001 में ट्रेड यूनियन का, ट्रेड यूनियन एक्ट में, ठीक है, वो अमेंडमेंट का रिकमेंडेशन किसने दिया था? एनसीएल, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने, एनसीएल ने, जो कि कब फॉर्म हुई थी? फर्स्ट रिकमेंडेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर दिस अमेंडमेंट हैज हैपेंड, ठीक है। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर का रिकमेंडेशन कब आया था? 1969 में आया था। तो 1969 में इन्होंने जो रिकमेंड किया था, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था? इन सारी चीजों में अमेंडमेंट हुआ था कि ये रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन बताया गया था कि रिटायर्ड और रिटेंच एम्प्लॉइज जो होंगे, अगर ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं तो उनको आउटसाइडर नहीं कंसीडर किया जाएगा। ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल फंड भी सेटअप कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन विथ मिनिमम 7 वर्कर विथ एट 10% और 100 मेंबर विच एवर इज लेस, ठीक है, कि 10% और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस अगर मेंबर हो, जो कि मिनिमम 7 होना चाहिए, तो हम ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। जैसा कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। तो इसमें भी कुछ रूल्स है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पेनल्टी, अगर आप अपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो और आपने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट दे दिया रजिस्ट्रार को, ठीक है, तो जो फाइन लगेगी वो फाइन कितनी होगी? 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए उसकी फाइन होगी, राइट। और या सेक्शन 4, अगर आप सेक्शन 4 देखेंगे, सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 10 तक, कोई भी ट्रेड यूनियन एक्ट का सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 10 तक, ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है उसके रूल्स है, ठीक है। तो उसको भी एक बार आप देख लेंगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, उससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। सेक्शन 10 में क्या बताया गया है? सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि सपोज आपका ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सेक्शन 10 में कैंसिलेशन के लिए आपको अपना ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है, या किसी रीजन से कैंसिल हो रहा है, आपका ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो बिफोर कैंसिलेशन जो रजिस्ट्रार है, ठीक है, वो 2 महीने का नोटिस देगा ट्रेड यूनियन को। कितने महीने का नोटिस देगा? 2 महीने का नोटिस देगा टू ट्रेड यूनियन, ठीक है, कि हमें आपका जो ट्रेड यूनियन है वो कैंसिल होने वाला है। आफ्टर 2 months इट विल बी कैंसिल। दिस इज इन सेक्शन 10। तो दिस रूल्स यू शुड जस्ट नो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, match the following machineries of Indian Dispute Act 1947 with their sections। तो इतनी सारी मशीनरीज हैं जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं। तो कौन सा किस किस सेक्शन में मेंशन है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 6, ठीक है। लेबर कोड के बारे में किसमें दिया हुआ है? सेक्शन 7। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल किसके बारे में किसमें दिया हुआ है? 7A। नेशनल ट्रिब्यूनल के बारे में दिया है 7B। और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के बारे में दिया है सेक्शन 5। इसको आप अभी के अभी याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि ऐसे आप याद करेंगे। पहले क्या होता है? पहले कंसिलिएशन होगा, तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन सेक्शन 5। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन अगर सॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर गवर्नमेंट किसको इंक्वायर करेगी, किसको अपॉइंट करेगी? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को। तो वो हो गया सेक्शन 6, ठीक है। और इसके बाद अगर एडजुडिकेशन करना हो तो भी नहीं हो रहा है, एडजुडिकेशन करना हो तो पहले क्या आएगा? लेबर कोर्ट आएगा। तो लेबर कोर्ट आ गया किसमें? सेक्शन 7 में। लेबर कोर्ट के बाद क्या आ गया? ट्रिब्यूनल आ गया। और उसके बाद नेशनल ट्रिब्यूनल आ गया 7B में। तो यू शुड रिमेम्बर दिस सेक्शन, ठीक है, तो भूलना नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन यूनिट 5 एंड यूनिट 6 ऑल्सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं अगर आपको पता हो तो, ठीक है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो यही दोनों यूनिट है, यूनिट 5 और यूनिट 6, राइट।
तो इसको अगर एक बार आप पहले से पढ़ लेंगे, मेरे सेशन के स्टार्ट होने से अगर आप पहले थोड़ा कुछ भी रिवाइज कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको याद हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। मैच द फॉलोइंग मशीनरीज एंड डेज विद इन विच दे हैव टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड सबमिट द रिपोर्ट। ठीक है, कौन सा बॉडी कितने देर में अपना रिपोर्ट सबमिट करती है? तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो कितने देर में सबमिट करती है? ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था, 6 मंथ में उसे अपना रिपोर्ट सबमिट करना होता है। लेबर कोर्ट को अपना रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स ऑफ कंप्लेंट सबमिट करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को भी और नेशनल ट्रिब्यूनल को भी 3 मंथ्स में अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, इसको विद इन 45 डेज अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। और कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपने फाइंडिंग्स कितने दिन में बताने होते हैं? 14 डेज में। ये भी आप अभी बिल्कुल याद कर लीजिए। सबसे लॉन्गेस्ट किसका होता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कितने लोग होते हैं? 1 और मोर पर्संस। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल 3 मंथ्स का है। ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी 45 डेज, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर 14 डेज। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनरी इज नॉट एडॉक? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एडॉक है, कौन सा और कौन सी बॉडीज परमानेंट है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो ये तीनों बॉडीज जो है ना, ये तीनों बॉडीज एडॉक है। ठीक है, ये तीनों बॉडीज टेम्पररी है। गवर्नमेंट को जब मन करता है तब वो नोटिस निकाल करके ये बॉडीज को बनाती है, और डिस्प्यूट जब रिजॉल्व हो जाता है तो ये सारी बॉडीज भी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है ये एक परमानेंट बॉडी है, ये हमेशा रहती है। ठीक, डिस्प्यूट हो ना हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हमेशा एग्जिस्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following machinery of ID Act 1947 is considered both ad hoc and permanent? बोथ ad hoc एंड परमानेंट किसको कंसीडर किया जाता है? ठीक, तो हमारा आंसर होगा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। अगर एग्जामिनेशन में आए कि बोथ ad hoc और परमानेंट किसको कंसीडर किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होगा। प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जब भी किसी ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है, ट्रेड यूनियन का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है। तो विच इज नॉट अ फीचर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो किसी भी जब कोई भी किसी भी चीज का, इनफैक्ट कोई भी अगर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कोई अगर पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसे बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है। और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, बीजेपी का परपेचुअल सक्सेशन हो रहा है, कांग्रेस का परपेचुअल सक्सेशन हो रहा है, राइट। फिर लीडर का बेटा फिर लीडर बनेगा, लीडर का उसका बेटा फिर लीडर बनेगा, राइट। उसी तरह ट्रेड यूनियन में भी होता है। ठीक है, HMS, AITUC, वो सब जिसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, राइट। इट हैज अ कॉमन सील, हर ट्रेड यूनियन का एक सील होगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका एक सील होगा। पावर टू एक्वायर एंड होल्ड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये उसके पास पावर होगी कि वो अपना मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करें। ठीक है, अपना ऑफिस वो परचेज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारे फाइल्स परचेज करेंगे, अपना बैनर खरीदेंगे। ठीक है, तो इट हैज पावर टू होल्ड मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, सही है। इट हैज नो राइट टू बी स्यू और स्यूट, नहीं, ये गलत है। बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, कोई भी ट्रेड यूनियन आप कंसिडर कर लीजिए, AITUC जो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इस हैज द राइट टू गेट स्यूड, ये स्यू हो सकती है, इस पर इंक्वायरी हो सकती है, राइट। इसके पास इम्यूनिटी, जब कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके पास इम्यूनिटी आ जाती है कि हाँ किसी सिविल कोर्ट से भी वो बच जाए। ठीक है, immunity from certain civil code, it has immunity but also it has the right to be sued or to be sued, ये नो गलत हो जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, which is not a feature of body corporate। तो हमारा आंसर होगा पॉइंट नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर लाइबिलिटीज ऑफ अ ट्रेड यूनियन, अब ट्रेड यूनियन के पास कुछ राइट्स होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लाइबिलिटीज के बारे में पढ़े तो राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन यही है कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। राइट ऑफ ट्रेड यूनियन ये है कि उसके पास परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, पावर है, वो उसके पास इम्यूनिटी है सर्टेन सिविल कोड से, ये सारे उसके राइट्स है। ठीक है, और अगर लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन की बात आए तो लाइबिलिटीज ये है कि
उसके पास दो तरह के फंड होती है, ठीक है, मैं पहले बता दूं, ठीक है, दो तरह के फंड होती है, एक होता है जनरल फंड और एक होता है पॉलिटिकल फंड, जैसा कि हमने देखा था, एक होता है पॉलिटिकल फंड, ठीक है। तो they have to spend certain amount of general fund on benefit of workmen, ये लाइबिलिटी है कि जनरल फंड का कुछ ना कुछ अमाउंट बेनिफिट ऑफ वर्कमैन में पक्का ही खर्च करना है। हाउ मच ऑफ जनरल फंड इज अलॉटेड टू बेनिफिट ऑफ वर्कमैन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट का, सेम, ठीक है, कि उन्होंने इस फंड के बारे में बताया था, पूछा था कि कितना परसेंट हम बेनिफिट ऑफ वर्कमैन में खर्च करते हैं। तो जो जनरल फंड होता है, तो जनरल फंड का यूज कहाँ पे होता है, जनरल फंड को हम लोग सैलरी ऑफ ऑफिस बेयरर की सैलरी हो गई, ठीक है, कोई अगर लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है उसके लिए, कोई अगर डिस्प्यूट कंडक्ट हो रहा है वहां पे अगर पैसे की जरूरत पड़ी, कोई कंपनसेशन देना है, कोई मेंबर बीमार हो गया, ये सब के लिए जनरल फंड का यूज करते हैं। एजुकेशन के लिए, सोशल के लिए, कोई रिलीजियस कस्टम है उसके लिए, सरस्वती पूजा करवानी है सपोज ट्रेड यूनियन को, तो वहां पे किसका यूज होगा, जनरल फंड का यूज होगा, ठीक है। और जनरल फंड में जितना भी फंड होता है उसका 1/4 पार्ट हम सिक्योर करके रखते हैं, किसके लिए, स्पेशली फॉर बेनिफिट ऑफ वर्कमैन, कि इधर उधर खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, वर्कमैन का बेनिफिट करना ही है, जो 1/4 होगा मिनिमम 1/4 से हम बेनिफिट ऑफ वर्कमैन करेंगे ही करेंगे जनरल फंड में, ठीक है। और एक होता है पॉलिटिकल फंड, पॉलिटिकल फंड में क्या होता है, पॉलिटिकल फंड में किसी भी मेंबर को सबसे पहले कंपेल नहीं किया जाता है कि वो पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट करे ही करे। हो सकता है ये क्वेश्चन भी बनता है, यूजीसी नेट का ये सारे फेवरेट क्वेश्चंस है कि पॉलिटिकल फंड या जनरल फंड किसमें पेमेंट कंपलसरी नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा पॉलिटिकल फंड। और कोई अगर पेमेंट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ही विल बी डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट। ट्रेड यूनियन का अगर कोई बेनिफिट है तो उसे वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, अगर कोई लेबर पे नहीं कर रहा है तो भी, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल फंड के बारे में। एंड यस, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन मूवमेंट विद टेक्सटाइल मिल्स इन मद्रास एंड व्हेन, ठीक है। ये भी अगर ट्रेड यूनियन जो है, ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का 3 फेज है, अगर देखा जाए तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फेजेस होते हैं, तो सबसे पहले होता है बिफोर 1900 और उसके बाद होगा आफ्टर 1900, ठीक है, फ्रॉम 1949 टू 1900 एंड देन फ्रॉम 1900 टू टिल इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से होता है। तो ये सेकेंड फेज की बात हो रही है। तो सेकेंड फेज में कि किसने ऑर्गेनाइज किया था ये ट्रेड यूनियन इन या 1 सेकेंड, सो जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट फेज में भी काफी सारी चीजें हुई थी। फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, फर्स्ट फेज में बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ था, राइट। और जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में भी 1900 टिल इंडिपेंडेंस, उसमें भी बहुत सारे काम हुए थे। उसमें क्या क्या हुआ था, उसमें सबसे पहले बीपी वाडिया ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट विद टेक्सटाइल मिल्स इन मद्रास ऑर्गेनाइज किया था, बीपी वाडिया ने, ठीक है। कब किया था, 1918। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। बीपी वाडिया जी ने 1918 में ट्रेड यूनियन मूवमेंट विद टेक्सटाइल मिल्स स्टार्ट किया था। और उसके बाद एआईटीयूसी फॉर्म हुआ था कब, 1920 में, ठीक है। इसी का एक आफ्टर इफेक्ट था कि एआईटीयूसी 1920 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद फिर 1926 में क्या फॉर्म हुआ था, ट्रेड यूनियन एक्ट, जिसमें कि एनएन जोशी जो है एक प्रोमिनेंट फिगर थे, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट को इस्टेब्लिश कराने में, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेकेंड फेज ऑफ ट्रेड यूनियन में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट वन। तो एआईटीयूसी कब फॉर्म हुई थी, 1920 में, ठीक है। तो या वी हैव गॉट हियर। आईएनटीयूसी कब फॉर्म हुआ था, 1947 में, ठीक है। एचएमएस कब फॉर्म हुआ था, एचएमएस एआईटीयूसी ही बाइफरकेट हुई थी कब, 1948 में, राइट। और बीएमएस कब फॉर्म हुआ था, 1955। दत्तोपंत तेंगाड़ी was the person who founded this BMS, right? तो we will read about them also, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
मैच द फॉलोइंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट बॉडीज विद देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, तो यहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट में ये सारी बॉडीज है। ठीक है, तो उसमें कौन सी बॉडी कब फॉर्म हुई थी ये हमें बताना है। या तो वर्क्स कमेटी कब फॉर्म हुई थी? वर्क्स कमेटी फॉर्म हुई थी, या वी विल जस्ट चेकिंग द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। वर्क्स कमेटी फॉर्म हुई थी 1947 में, राइट। एंड देन जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल कब फॉर्म हुआ था? 1958 में। बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में। और स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये कब स्टार्ट हुआ था? 1983 में। ठीक है, एक मैं सेपरेट क्लास लूंगी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसमें मैं एक एक बॉडीज को बहुत अच्छे से अलग से समझाऊंगी, उस पर एमसीक्यूज रहेंगे, एमसीक्यूज के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी कब फॉर्म हुई थी। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जिसमें 500 या 500 से ज्यादा जहाँ पर एम्प्लॉइज होते हैं वहां पे जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल फॉर्म होती है। बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन जो है मतलब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब शुरू हुआ था? 1970s में शुरू हुआ था। और स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू में भी एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1983 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये यूएसए के एक्ट है कि कौन सा एक्ट कब फॉर्म हुआ था? वैगनर, नॉरिस लागार्डिया एक्ट, टाफ्ट हार्टले एक्ट, लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट। जो सबसे पहले जो बॉडी फॉर्म हुई थी यूएस में वो थी लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट। ठीक है, 1932 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले जो भी बहुत ज्यादा लीगल और जुडिशियल बैरियर थे ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, जो भी वर्कर्स थे उनके पास बहुत सारा बैरियर थे, उनके पास कुछ भी राइट नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले राइट्स बहुत सारे रिलीज किए, हटा दिए, बहुत सारे बैरियर हटाए। और अगर इसमें येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट था वो इसी एक्ट ने प्रोहिबिट किया था। तो ये अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट किस एक्ट ने प्रोहिबिट किया था तो वो होगा लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट। येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट था कि डू नॉट ज्वाइन यूनियन, इफ ज्वाइन दे वर फायर, मतलब वर्कर्स को बोला गया था कि आपको यूनियन ज्वाइन नहीं करना है, अगर आप यूनियन ज्वाइन करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ही रिमूव कर दिया गया था किसमें? लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, वैगनर एक्ट आई। वैगनर एक्ट आई कब? 1935 में। ठीक है, वैगनर एक्ट ने बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट वैगनर एक्ट ही है, इसने ही स्ट्रक्चर दिया ट्रेड यूनियन को। ये फाउंडेशन ऑफ यूएस लेबर लॉ है, इसने ही गारंटी की, क्या गारंटी की कि बेसिक राइट टू ऑर्गेनाइज इनटू टीयू में ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं, आप ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ये राइट वैगनर एक्ट ही दिया था। ठीक है, इसने रिकॉग्नाइज करवाया एम्प्लॉई का राइट, एम्प्लॉयर का राइट, सब कुछ इसने किया। और या कलेक्टिव बार्गेनिंग भी यहीं से शुरू हुई वैगनर एक्ट से। फिर आया कौन सा? फिर आया टाफ्ट हार्टले एक्ट। टाफ्ट हार्टले एक्ट आया कब? 1947 में। इसने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किया। ठीक है, इसने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया एक्टिविटीज को, थोड़ा लेबर ऑफ यूनियन जो ट्रेड यूनियन है उसके पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया, थोड़ा कम किया। ठीक है, और या उसके बाद आया क्या? उसके बाद आया उसके बाद 1959 में आया लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट। या लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट, ये सॉरी मैं यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। वैगनर एक्ट 1932 में आई, जो भी मैंने आपको लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट के बारे में बताया दैट वाज एक्चुअली फॉर नॉरिस लागार्डिया एक्ट। नॉरिस लागार्डिया एक्ट आई थी सबसे पहले 1932 में, सॉरी फॉर दिस। नॉरिस लागार्डिया एक्ट, नेम थोड़ा सिमिलर सा है। नॉरिस लागार्डिया एक्ट 1932 में आई थी, टाफ्ट हार्टले एक्ट फिर 1947 में आई थी, और लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट जो सबसे लास्ट में है वो 1959 में आई थी। और नॉरिस लागार्डिया एक्ट ने ही येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिट किया था। ओके, या सो एज पर दिस मैचिंग दिस इज करेक्टली मैच्ड, हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज स्टैट्यूटरी? ठीक है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का कौन सा स्कीम स्टैट्यूटरी है? इसमें बहुत सारे स्कीम्स है, वर्क्स कमेटी है, यूनिट प्रोडक्शन काउंसिल है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, यूनिट काउंसिल और जॉइंट काउंसिल भी है। ठीक है, तो कौन सा स्टैट्यूटरी है कौन सा नहीं? तो
जितने भी स्कीम्स है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में, उसमें बस एक ही स्कीम है जो स्टैट्यूटरी है, एंड दैट इज वर्क्स कमेटी। ठीक है, बाकी जितने भी स्कीम्स है वो स्टैट्यूटरी नहीं है। ठीक, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। स्टैट्यूटरी मतलब लीगल बाइंडिंग, ठीक है, विच आर अलाउड बाय लॉ, तो वो है वर्क्स कमेटी। ठीक, बाकी सारे लॉ बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, वर्क्स कमेटी इट इज फॉर्म्ड अंडर आईडी एक्ट 1947 सेक्शन 3। सेक्शन 3 में वर्क्स कमेटी की बात हुई है। इट इज स्टैट्यूटरी एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेयर मोर देन 100 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, एलएमसी। तो कई बार हो सकता है कि एलएमसी टर्म से आपको डील करना पड़े, तो एलएमसी क्या होता है? तो एलएमसी जो है लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और जॉइंट कंसल्टेशन, इन दोनों को मिला करके बना है ये टर्म एलएमसी, राइट। तो एलएमसी में क्या होता है कि वर्कर्स जो है वो पार्टिसिपेट भी करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और वो यहाँ पे क्या होता है जॉइंट कंसल्टेशन में वर्कर से बस कंसल्ट किया जाता है, लेकिन वो उनका जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं होता है, वो फाइनल डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ही लेती है। In joint consultation, workers are consulted by management for any decision or change, but the final decision is taken by management. Unlike WPM, workers participation is not there. यहाँ पर बस workers का consultation होता है, और यहाँ पे workers participation भी होता है final decision making में। जैसा कि हमने देखा board level participation, right? board level participation जो कि 1970 में आई थी, उसमें workers क्या कर रहे थे? उसमें वर्कर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो कि जॉइंट कंसल्टेशन में नहीं होता है। और इन दोनों को मिला के ही होता है लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो टर्म है उसमें पार्टिसिपेशन भी आता है और कंसल्टेशन भी आता है, राइट। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following is not a major punishment under disciplinary action? तो डिसिप्लिनरी एक्शन में कौन कौन सा पनिशमेंट दिया जाता है? डिसिप्लिनरी एक्शन अगर हो तो सस्पेंशन होता है, डिसमिसल भी होता है, ठीक है, डिस्चार्ज भी होता है डिसमिसल डिसिप्लिनरी एक्शन में, और लेकिन जो वार्निंग है, वार्निंग नहीं दी जाती। डिसिप्लिनरी एक्शन में आपको वार्निंग नहीं दी जाती, उसमें आपको सीधा एक्शन लिया जाता है आप पर। और वार्निंग की जगह पर क्या होता है? वार्निंग की जगह पर आपको क्या होगा? आपको फाइन लगेगा, ठीक है, आपका प्रमोशन विदहेल्ड होगा, आपका इंक्रीमेंट को रोक दिया जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम पे, ठीक है, आपका लोन को रिकवर होने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें होती है। डिसमिसल, डिस्चार्ज, सस्पेंशन भी होता है अंडर डिसिप्लिनरी एक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट ट्रू अबाउट कोड ऑफ डिसिप्लिन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो सबसे पहले क्या है? एक नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, राइट। तो ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ट्रेड यूनियन को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो इट गेट्स राइट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वर्कर, सारे वर्कर से उसको राइट मिल जाता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वर्कर टू कलेक्टिवली बार्गेन विद एम्प्लॉयर ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ट्रेड यूनियन अगर कोई रिकॉग्नाइज है, ठीक है, ट्रेड यूनियन अगर रिकॉग्नाइज है तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल वर्कर एम्प्लॉयर से बार्गेन करेगी फॉर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। एंड जो कोड ऑफ डिसिप्लिन है इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसफी, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एक बार आया था, सिर्फ ये कि ट्रेड ऑन विच फिलोसफी कोड ऑफ डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन, तो गांधीयन फिलोसफी पे बेस्ड है, और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द एफर्ट ऑफ जीएल नंदा, गुलजारी लाल नंदा के एफर्ट से कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। And it was adopted in 1958 in 16th session of ILC in Nainital। ये भी बिल्कुल सही है। जो code of discipline in which recognition of trade union will take place, ये कब adopt किया गया था? 16th session of ILC। In fact ये जो 16th session of ILC है ये बहुत ज्यादा important है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये नैनीताल में हुआ था, ये 1958 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि और कौन कौन सी चीजें हुई थी, ठीक है, 16 सेशन ऑफ आईएलसी में क्या क्या हुआ था? रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात हुई थी, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज कि
कोड ऑफ डिसिप्लिन का एडॉप्शन हुआ था, ठीक है। तीसरा चीज मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर, मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर भी अडॉप्ट हुआ था 16th सेशन ऑफ आईएलसी इन नैनीताल 1958 में, ठीक है। जो ग्रीवेंस प्रोसीजर का मॉडल है जो कि हमने पढ़ा है वो भी 16th सेशन ऑफ आईएलसी जो नैनीताल में हुआ था उसी में अडॉप्ट हुआ था। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा पॉइंट नंबर 4 ऑल ऑफ देम, ठीक है। कोड ऑफ डिसिप्लिन, जो ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन भी देखा, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन भी देखा। तो जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर होती है उसके पास बहुत सारे राइट आ जाती हैं, परपेचुअल सक्सेशन होगा, उसके पास सील होगा, बहुत सारे मैटर से वो डील करेगी, वो जो फंड होगा ट्रेड यूनियन का उसको जनरल फंड, पॉलिटिकल फंड, उसको कैसे चैनलाइज करना है वो सारी चीजें देखेगी, डिस्प्यूट्स हैंडल करेगी। और अगर ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसे राइट मिल जाता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ वर्कर टू कलेक्टिवली बार्गेन विद एम्प्लॉयर ऑन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इफ ट्रेड यूनियन ए इज रिकॉग्नाइज्ड बट ट्रेड यूनियन बी हैज मोर पावर देन 50% मेंबरशिप देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक। देखिए तो क्या होगा, तो एक बार मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अगर ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज हो जाती है तो क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर सपोज इसमें कुछ कुछ चीजें जो और अडॉप्ट होती है रिकॉग्निशन में वो ये है कि अगर ट्रेड यूनियन एक से ज्यादा है, ठीक है, अगर ट्रेड यूनियन एक से ज्यादा है तो ट्रेड यूनियन जो रिकॉग्निशन के लिए क्लेम कर रही है इट शुड हैव फंक्शन फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर ट्रेड यूनियन को पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, रजिस्टर के बाद 1 साल हो जाएगा, एक आफ्टर 1 ईयर ओनली इट विल गेट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद क्या है कि ट्रेड यूनियन इफ ट्रेड यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड, इसका पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज होती है तो उसका पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन कितने साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा। अब देखिए उसी तरह से इस तरह से कुछ कुछ रूल्स है सिमिलर, उसी रूल्स पर ये क्वेश्चन है कि अगर ट्रेड यूनियन ए रिकॉग्नाइज्ड है लेकिन ट्रेड यूनियन बी के पास मोर देन 50% मेंबरशिप है, ठीक है, ट्रेड यूनियन बी ज्यादा के पास ज्यादा लोगों का मेंबरशिप है, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, जो जितने भी लेबर हैं वो ट्रेड यूनियन बी से बी में चले गए हैं, ट्रेड यूनियन ए में बहुत कम मेंबर है, बहुत ही कम मेंबर है, सारे मेंबर ट्रेड यूनियन बी में है लेकिन रिकॉग्निशन ट्रेड यूनियन ए के पास है। तो क्या होगा, ट्रेड यूनियन बी कैन डील विद द मैटर ऑफ लोकल इंटरेस्ट, अदर मेंबर मे नॉट टेक हेल्प फ्रॉम ट्रेड यूनियन ए टू डील ऑन लोकल मैटर्स, बोथ ए एंड बी, सच सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सच सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों, सच सिचुएशन एग्जिस्ट इफ पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियन ए रिकॉग्निशन which is 2 years, another trade union B gains more member, ठीक है। अगर ये सिचुएशन कब एग्जिस्ट करेगा, दैट इफ इन पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियन ए रिकॉग्निशन, ट्रेड यूनियन ए रिकॉग्नाइज हुआ, 2 साल उसको टाइम पीरियड मिला, ठीक है, और उस टाइम पीरियड में ट्रेड यूनियन ए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन बी को ज्यादा मेंबर आ गए, विच इज 2 years, another trade union B gains more member, ज्यादा मेंबर आ गए, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तब वैलिड होगा, ठीक है। Which of the following is false की बात हो रही है, तो such situation does not exist, ये false होगा, ठीक है, ये false होगा, ऐसा situation exist नहीं करेगा, ठीक। देखिए क्या होगा, या ट्रेड यूनियन अगर ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा सिचुएशन होना पॉसिबल है, ठीक है, कि जो 2 ईयर था एक ट्रेड ए का यूनियन का रिकॉग्निशन का टाइम पीरियड, उसमें सारे मेंबर्स या बहुत सारे मेंबर्स ट्रेड यूनियन बी में आ गए, तो क्या होगा, ट्रेड यूनियन बी डील करेगा लोकल इंटरेस्ट से जो कि ट्रेड यूनियन ए को करना था, और अदर मेंबर्स ट्रेड यूनियन ए का हेल्प लेना है तो ले सकते हैं, नहीं हेल्प लेना है तो हेल्प नहीं लेंगे, राइट। तो हमारा अगर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रहता, अगर हमारे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रहता तो हमारा आंसर होता बोथ ए एंड बी, और फॉल्स है तो 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following industries are not included in Industrial Dispute Act 1947? Industrial Dispute Act 1947 में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर होगा या पॉइंट नंबर 6, माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो इंक्लूडेड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, ये आपको याद रखना है। एजुकेशनल एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड नहीं है, खादी इंडस्ट्रीज भी इंक्लूडेड नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंक्लूडेड नहीं है,
लेकिन जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो इंक्लूडेड है। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक सर्विस और एनी प्रोफेशन, ठीक है, जिसमें 10 से कम लोग हो। कोई भी छोटा मोटा अगर फैक्ट्री है जिसमें 10 से कम लोग हैं तो उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई नहीं होगा। डोमेस्टिक सर्विसेज में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई नहीं होगा। माइनिंग, ये इन सारी चीजों में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर स्पेशल प्रोविजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ रिट्रेंचमेंट इज फॉल्स। देखिए, दो कंडीशन होती है, एक स्पेशल प्रोविजन भी होता है और एक नॉर्मल कंडीशन होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली 1 month ऑफ नोटिस इज गिवन ड्यूरिंग रिट्रेंचमेंट, ठीक है, और क्या होता है, और नोटिस दिया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तो अगर कोई कंपनी रिट्रेंच कर रही है नॉर्मली, तो 1 month का नोटिस दिया जाएगा एम्प्लॉइज को और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल प्रोविजन है, कभी कभी स्पेशल प्रोविजन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर स्पेशल प्रोविजन है तो क्या होता है, तो 3 months प्रायर नोटिस टू बी गिवन, ये सही है, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स के बारे में पूछा है तो ये ट्रू है। 3 months प्रायर नोटिस दिया जाता है, प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू बी गिवन, ये भी सही है, एंड इट हैपेंस इन लास्ट एंड फर्स्ट आउट मैनर, ये भी सही है। तो अगर स्पेशल प्रोविजन में रिट्रेंचमेंट अगर होगा तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को नोटिस नहीं देना होगा था, गवर्नमेंट को नोटिस नहीं देना होगा, गवर्नमेंट को से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। 3 month नोटिस हम एम्प्लॉइज को देंगे और गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेंगे, और ये होगा कैसे, लीफो मैनर में होगा, राइट। तो इसमें हमारा आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, पॉइंट नंबर 3 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट ट्राइपार्टाइट, ठीक है, कौन सी बॉडी ट्राइपार्टाइट नहीं है, ठीक। तो नेशनल रिन्यूअल फंड, ये भी ट्राइपार्टाइट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CIEM, सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन मशीनरी, ये भी ट्राइपार्टाइट है। स्टीयरिंग कमिटी ऑन वेजेस, ये भी ट्राइपार्टाइट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइपार्टाइट, कोई भी नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, इट इन्वॉल्व्स हैगलिंग ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, अंडर इट इकोनॉमिक इश्यूज, वेजेस, सैलरीज एंड बोनस आर डिस्कस्ड, ये हिंट दिया हुआ है, ठीक है। तो किस तरह की बार्गेनिंग में जो सरप्लस होता है, ठीक है, उसके ऊपर झगड़ा चलता है, हड़पते हैं लोग कि नहीं ये हम लेंगे, ये हम लेंगे, वो हम लेंगे, इस तरह से बस एक झड़प होती है, ठीक है। तो और उसमें क्या क्या डिस्कस होता है, वेजेस डिस्कस होते हैं, सैलरीज डिस्कस होता है, बोनस डिस्कस होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में ऐसा ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, बस इसी तरह का हैगलिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ये चलता है। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में क्या होता है, क्या क्या होता है, इसमें विन विन सिचुएशन होता है, ठीक है, दोनों पार्टीज एग्री करती है ऐसे सिचुएशन में जिसमें दोनों का ही फायदा हो, विन विन सिचुएशन होता है, राइट। या Moving to question number 24, who started publication of English Weekly Socialist in 1923? English Weekly Socialist आई थी कब, 1923 में आई थी। तो उसका पब्लिकेशन किसने स्टार्ट किया था, अगर ये क्वेश्चन आए तो हमारा आंसर होगा एस.ए. डेंज, ठीक है, एस.ए. डेंज ने स्टार्ट किया था। विच इज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन है वो कौन सा था, ठीक है। तो क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन, ठीक है। कामगार हितवर्धक सभा ये कब आई थी, ये 1928 में आई थी। मद्रास लेबर यूनियन हमने देखा ये आई थी 1918 में आई थी, बीपी वाडिया ने शुरू किया था, अभी हमने देखा। एमलगेमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे ये भी अराउंड 1927 में आई थी ये, ठीक है। और बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन ये कब आई थी, ये आई थी फर्स्ट फेज 1890, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेड यूनियन में आई थी बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन बाय NM लोखंडे, ठीक है। इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो यही है कि फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया ये है, और क्योंकि ये पहला ट्रेड यूनियन था तो इसमें बहुत सारी चीजें मतलब अरेंज्ड नहीं थी, ठीक है, ठीक से ट्रेड यूनियन के रूल्स नहीं पता थे, और ट्रेड यूनियन रूल्स बनाना कैसे है, कौन कौन सा रूल्स होना चाहिए, क्या ट्रेड यूनियन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड भी नहीं था। पर हाँ एक ये स्टार्ट था, एक फाइट थी, ठीक है, कि हम भी कि जितने भी वर्कर्स हैं वो लोग यूनाइट हो सकते हैं और एम्प्लॉयर्स के खिलाफ अपने डिमांड रख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following trade union bifurcated from AITUC because its thought were socialist
and that of AITUC were radical. ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए AITUC का अगर हम देखें बाइफर्केशन कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, तो AITUC 1920 में फॉर्म हुई, ठीक, और उसका बाइफर्केशन कब हुआ था? 1929 में। 1929 में AITUC सबसे पहले बाइफर्केट हुई थी। फर्स्ट बाइफर्केशन ऑफ AITUC वाज इन 1929, ठीक है, कब? 10th सेशन ऑफ नागपुर, ठीक है, 1920 में स्टार्ट हुई, हर साल इसका सेशन होता था। तो जब 10वां सेशन हुआ था 1929 का, कब? नागपुर में इसका सेशन हुआ था, तो वहां पर AITUC बाइफर्केट हुई गई थी, ठीक है, और AITUF बन गया था। AITUF, ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। AITUC का दो पार्ट हो गया था, एक ओरिजिनल AITUC और एक AITUF, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये जो AITUC है वो बाद में डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है, और AITUF जो है, AITUF वो अगेन मर्ज हो गया, वो उसमें फिर मर्ज हो गया था कौन? NFL मर्ज हो गया था AITUF से, ठीक है। और AITUF जो है वो जो बची हुई AITUC थी, डिसॉल्व नहीं हुई थी, वो ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन बन गई थी, और उसके बाद ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन 1934 में डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। और जो भी बचे कुछ मेंबर थे सबने फिर यूनाइट होकर के 1940 में ट्रेड यूनियन में AITUC फिर मर्ज हो गई थी, ठीक है। ये सॉरी मैं फिर से क्लियरली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। AITUC का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1920 में। फर्स्ट बाइफर्केशन कब हुआ? 1929 में, जिसमें कि एक अलग बॉडी बन गई थी AITUF। AITUF से NFL मर्ज हो गया, और जो AITUC था, AITUC में फिर ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 में मर्ज हो गई थी, जो कि 1934 में फिर डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है, वो इशू अलग है। तो AITUC बच गया यहाँ पर, तो AITUC 1940 में फिर मर्ज हो गया। तो AITUC, NFL और AITUF ये तीनों 1940 में मर्ज हो गए थे, ठीक है। अब 1940 के बाद क्या हुआ? 1940 के बाद फिर 1948 में फिर बाइफर्केशन हुआ, HMS अलग हो गई। HMS AITUC से 1948 में अलग हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि HMS का सोशलिस्ट विचार था, और यहाँ पे जो 1940 में AITUC रियूनाइट हुई थी उसका रेडिकल विचार था, इसीलिए ये बाइफर्केट हो गई थी। हमारा आंसर हो जाएगा HMS, ठीक है। ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए सारी, ओके। मुजफ्फर अहमद पब्लिश्ड वीकली जनवानी इन विच सिटी? तो मुजफ्फर अहमद जी ने जनवानी शुरू किया था, कहाँ पर? कलकत्ता में। और ये जो जनवानी वीकली था ये किस लैंग्वेज में था? बंगाली वीकली में था, ओके। अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन? अब ये है कि ट्रेड यूनियन कौन फॉर्म कर सकते हैं। तो परमानेंट एम्प्लॉयज भी ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं। टेम्पररी एम्प्लॉयज भी ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाए असर्शन रीजन में कि वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज कैन बी अ पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन, तो आपका आंसर हो जाएगा यस, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शंस आर ट्रू अबाउट कंजंक्शन? ठीक है, अब देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन एक तरह का कॉन्सेप्ट हुआ है जो कि स्टार्ट किसने किया था? चैम्बरलिन ने कंजंक्शन के बारे में बताया था। और कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक स्टेट होता है जहां पर जो पार्टीज है, जो एम्प्लॉयज है, वो बहुत कम काम करते हैं इंस्टेड ऑफ देयर बेस्ट जस्ट टू रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जस्ट कि नौकरी बस बनी रहे उसके लिए अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करते, बहुत ही कम परफॉर्म करते हैं बस काम चलाने के लिए कि बस किसी को नौकरी से निकाल ना दे, कम से कम परफॉर्म करो। तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंजंक्शन। इट वाज स्टार्टेड बाय, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चैम्बरलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हु इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग making rules of trade union, their fees for registration, transfer of trade union from one state to another, qualification of auditor? ठीक है, ये सारे जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है? ट्रेड यूनियन के। ठीक है, तो देखिए अगर सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, AITUC क्या है? सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। ठीक है, और बहुत सारी ट्रेड यूनियन होती है जो स्टेट स्पेसिफिक होती है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे झारखंड में बहुत ज्यादा कोल होता है, तो झारखंड में झारखंड स्पेसिफिक एक
कोल के लिए ट्रेड यूनियन है। तो जो भी ट्रेड यूनियन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में जिनका प्रेजेंस है, तो उनके लिए जो रूल्स होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन का फीस क्या होगा, ट्रेड यूनियन को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है तो क्या कैसे करना है, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होगा ट्रेड यूनियन का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और अगर स्टेट स्पेसिफिक ट्रेड यूनियन है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द रिस्पेक्टिव लेवल कैन make regulations in making rules of trade union. Okay, yeah, so that's it for today, friends.